जैसे ही इन्होंने बोला एक छवि उभर के आ गई, दाढ़ी वाला, ठीक है, और मस्त स्मार्ट सा बंदा, फिट, वेरी अपने आप को हेल्दी रखने वाला, फिट रखने वाला, ये सारी चीजें उसकी बारे में आप इसी चीज को जानते हो ना। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा जानते हो उसकी? नहीं जानते हो, नहीं जानते हो ना, नहीं जानते, क्योंकि आप उसके साथ रहते ही नहीं हो। आप उसके बारे में जानते हो जैसा आपने उसके बारे में देखा हुआ है, जैसा आपने उसके बारे में सुना हुआ है, जैसा आपने उसको टीवी पर देखा। ये पर्सनालिटी है जो आप किसी ना किसी के बारे में जानते हो, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पर्सनालिटी हमारी भी है कि नहीं है, और हम ये पर्सनालिटी बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये व्यक्तित्व और उसके परिष्कार की बात है, पर्सनालिटी और उसके रिफाइनमेंट की बात यहां पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहले हम ये समझ लें कि ये परिष्कार करना क्यों जरूरी है, जरूरी है क्या कि नहीं है। हम जिस युवा को बनाने की बात कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आप सब युवा ऐसे युवा बने कि आपको देखकर आपकी कोई मिसाल दे, आपको कोई आदर्श समझे। हम जब आदर्श की बात करते हैं तो इन्होंने विराट कोहली का नाम लिया, और किसी से पूछूंगा तो बोलेगा अक्षय कुमार मेरा वो है, कोई बोलेगा विवेकानंद जी है, कोई बोलेगा कि मोदी जी है, कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है। लेकिन क्या आपको कोई आदर्श मानता है? क्यों नहीं मानता है? एक छोटी सी घटना मैं अपनी बताऊंगा कि मेरा जो बेटा है वो अभी 13 साल का है। जब वो 8 साल का था ना, तो वो मुझे ऐसे ही कार्यक्रम में जाते हुए देखता है। हम लोग अनाथ आश्रम में उस समय मैं अपने बेटे को लेकर के जाता था कि वहां के अनाथ बच्चों को वो देखे कि वो कैसे जीते हैं, तब उसको ये एहसास होगा कि मेरे पास ज्यादा है ना। केवल इस उद्देश्य के साथ लेके जाता था। तो जब वो उससे पूछा गया कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, तो उसने एक बार कहा था कि हाँ मैं अपने पिताजी के जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो किसी और में ना आदर्श ढूंढ करके, वो आदर्श कहाँ ढूंढ रहा था? मुझ में ढूंढ रहा था। तो क्या ये आदर्श हम लोगों के अंदर है? ये सोचने की बात है। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप जानो, ये आपको सोचने की बात, ठीक है। तो इस पर्सनालिटी की हम बात करना चाहते हैं। ये पर्सनालिटी कैसे बनती है और इसका परिष्कार क्या होता है। यहाँ पे एक मूर्ति दिख रही है आप, है ना, और क्यों जरूरी है इसके लिए मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग इस पेंसिल के माध्यम से करेंगे, ठीक है। इस पेंसिल का यूज क्या है? लिखने के लिए है, ठीक है। इस पेंसिल का यूज हम लोग लिखने के लिए करते हैं, सबको पता है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के नाम जानते हो पेंसिल में? कौन कौन सी कंपनी के नाम जानते हो? अप्सरा, नटराज, डोम्स, कैमलिन, और भी अच्छी अच्छी कंपनी, ठीक है। चलिए यहां पे कोई भी एक कैंडिडेट यहां पे आ जाइए मेरे पास में, जल्दी से, कोई भी एक, फटाक से। कुछ नहीं करेंगे, केवल एक प्रैक्टिकल करेंगे। जल्दी आओ, आ जाओ। टीचर बनने वाले हो, जल्दी आना चाहिए आप लोग को तो सामने, ठीक है। ओके, आपका नाम क्या है? सुनीता यादव। सुनीता के लिए पहले ताली बजाओ, क्योंकि इन्होंने वो जो 2 कदम चलने वाली बात होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है ना? उस जगह पे बैठ के सुनना बहुत आसान है, उस जगह पे बैठ के आलोचना करना बहुत आसान है, बुराई करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन वहां से चलकर यहां तक आना बहुत कठिन है। ये अभी अनुभव कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसलिए ये ताली बहुत जरूरी थी। सुनीता, आपको पेंसिल पता है, यूज पता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ अच्छी अच्छी कलर की पेंसिल्स हैं, कुछ अच्छी कंपनी की पेंसिल्स हैं। एक कंपनी है, मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप ही पढ़ के बताओ तो कौन कौन सी कंपनी है। एक नटराज है क्या? हाँ, और एक फन है, और एक अप्सरा है, ठीक है। 3 कंपनियों की यहाँ पे पेंसिल है, तीनों अच्छी कंपनी है, ठीक है, अपनी ब्रांड के लिए बहुत मशहूर है। अब आपको इस पेंसिल का उपयोग पता है, आप मुझे उसका उपयोग करके बताइए क्या चीज लगेगा इसको करने के लिए? कटर लगेगा, है ना। एक लिखना, अगर उसको लिखना है तो हमको उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही? शार्पनर की जरूरत पड़ रही। लेकिन ये पेंसिल तो बहुत सुंदर थी, नहीं थी क्या? है ना। इससे सुंदर पेंसिल क्या होगी? बहुत सुंदर कलर है इसके अंदर, अच्छा खासा इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। फिर हमको इसको जरूरत क्या है? कटर से काटने की, क्योंकि इसको उपयोगी बनाना है ना। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को उपयोगी बनाना है, किसके लिए उपयोगी बनाना है? अपने लिए उपयोगी बनाना है, दूसरों के लिए उपयोगी बनाना है, घर के लिए उपयोगी बनाना है, समाज के लिए उपयोगी बनाना है, तो आपको इसको छिलना पड़ेगा।
आपको अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि परिष्कार की प्रक्रिया, क्योंकि व्यक्तित्व जिस विराट कोहली की बात ये कर रहे हैं, वो विराट कोहली का व्यक्तित्व केवल ऐसे ही नहीं बन गया है, उसने भी बहुत कष्ट सहे हैं, उसने भी तगड़ी मेहनत की है, खूब मेहनत की है, रोज मेहनत की है, तब जाकर के आप उस पर्सनालिटी को चाहते हो कि उसके जैसा बने, है ना। तो ये पेंसिल हम लोग हैं और कोई नहीं है, ये तो निर्जीव वस्तु है। इस निर्जीव वस्तु को भी अगर आपको उपयोगी बनाना है तो इसको छीलना पड़ रहा है, और हम सजीव वस्तु हैं। अगर सजीव वस्तु हैं तो अगर हमको भी उपयोगी बनाना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, और कष्ट होगा उसमें। और वो कष्ट किसकी बात है, आप एक पेंसिल ले सकते हो उसमें से, ठीक है। ओके, एक बार ताली और बजा दीजिए सुनीता के लिए। तो ये कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम। तो ये परिष्कार की प्रक्रिया जो आपको यहाँ पे मूर्ति में दिख रही है, मूर्ति में क्या करने की कोशिश कर रहा है वो आदमी, छीनी और हथौड़ी से अपने आप को छिलने की कोशिश कर रहा है। और छीनी हथौड़ी से हमको करना क्या है, तो अपने अंदर के गुणों का विकास करना है और कुछ नहीं। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी की कमी है, हमारे अंदर बोलने की कमी है। हम किसी टॉपिक पे क्या आधा घंटा 1 घंटा बोल सकते हैं? क्या हम अच्छे लेक्चर्स दे सकते हैं? क्या हम ऐसे लेक्चर्स बच्चों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो बच्चा हमारा फैन हो जाए? तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्या आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है? कितने लोगों को आता है? वेरी गुड, ठीक है। टेक्निकल चीजें, ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेगी, है ना। अगर नहीं आता है तो सीख जाओ। वर्ड पे काम करना आता है, एक्सेल पे काम करना आता है, ये सारी चीजें बीएड में सिखाई जाती है ना। क्राफ्टिंग वर्क करते हो आप लोग बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें क्यों करते हैं? ताकि आप लोग एक अच्छे टीचर्स बन सके, ठीक है। तो ये हमको करना पड़ेगा जो ये व्यक्ति यहां पर कर रहा है। अपने अंदर के गुणों का विकास करिए, बुराइयां तो सबके अंदर होती है, उसको धीरे धीरे करके कम करिए, ठीक है। ये परिष्कार है। और व्यक्तित्व जिसकी मैं बात कर रहा था, वो व्यक्तित्व क्या है इसको समझना यहां पे, ठीक है। यहां पर हम लोग जितने लोग बैठे हैं, आप लोग सब एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बातें जानते हो, ठीक है। या आप अपने आसपास के दोस्तों को देख लो जिसके बारे में आप कुछ राय रखते हो, है ना, कि ये जो फलाना व्यक्ति है ये बहुत अच्छा है, फलाना जो है बहुत क्या बोलना चाहिए, चुगली करने वाला है, चुगलखोर है, जब देखो तब एक दूसरे की चुगली करते रहता है, ठीक है। ये बहुत झूठा है, बात बात पे झूठा बोलता है, झूठ बोलता है, ये सच्चा है, ये बहुत ईमानदार है, इसके साथ अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ा रहेगा। ये बातें हम किसी न किसी के बारे में करते हैं, यही पर्सनालिटी है। और यहां पे हम एक चीज भूल जाते हैं कि मेरे बारे में भी कोई कुछ ना कुछ बातें करता है। हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि मेरे बारे में भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। और ये जो बोल रहे हैं, हम किसी के बारे में कैसे हम विचार बनाते हैं, किसी के बारे में हमने ये सोच लिया कि ये ऐसा है, ये कैसे होता है? कैसे होता है? हम खुद से सोच लेते हैं कि वो ऐसा ही है, हमको सपना आता है कि वो ऐसा है, तो कैसे सोचते हैं कि वो ऐसा है? उसके व्यवहार से। बहुत बढ़िया, है ना, उसके व्यवहार से, उसके गुण से, उसके स्वभाव से, वो जो चीजें कर रहा होता है हमारे साथ में, वैसे ही हम उसको पहचानने लगते हैं। तो आपके गुण, आपके स्वभाव और आपके व्यवहार से भी आपकी एक पर्सनालिटी बन रही है, जिसका हमको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होती है पर्सनालिटी। जैसे यहाँ पे एक बच्चा एक आईने में अपने आप को देख रहा है, रोज आप अपने आप को देखते हो, क्यों? पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है, ये बच्चा हमको सिखा देगा आज, ठीक है। इस बच्चे ने जो जिस आईने में आप अपने आप को रोज देखते हो, वो चेहरा आपको फिर से कहीं दिख रहा है क्या? देखो अपने आसपास देख लो, सेम चेहरे वाला, सेम सुंदर दिखने वाला, सेम नाक वाला, सेम आंख वाला, सेम फिंगरप्रिंट्स वाला, सेम डीएनए वाला कोई दिखेगा आपको? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि, हाँ बताओ, हाथ खड़े करके बताना, कोरस में नहीं बोलना। कोई जिसको आंसर पता है हाथ खड़े करो। बच्चे से अपन पूछते हैं ना, हाथ खड़ा करो और आंसर दो जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। अब अच्छा, यूनिक है तो बता दिया उन्होंने। हम सब यूनिक क्यों हैं? क्यों यूनिक है? ठीक है, यूनिक क्यों है? लेकिन हम अलग अलग क्यों दिखते हैं? मेरा क्वेश्चन था कि हम अलग अलग क्यों दिखते हैं। यूनिकनेस तो अलग चीज है, ठीक है, चलिए आपने सही आंसर दिया है। हाँ बताओ। क्योंकि हर कोई अलग अलग वातावरण में
रहता है। ठीक है। इसके माता पिता हाँ, एकदम बायोलॉजिकल आंसर दे रही है। क्यों? सबके माता पिता अलग है, सब अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, तो सब अलग अलग होंगे, ऑब्वियस वैज्ञानिक रीजन है। सही, ठीक है, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजाइए दोनों के लिए। कारण ये है कि भगवान ने आपके जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं, ठीक है कि नहीं? भगवान ने जब आपके जैसा गढ़ा, आपके जैसा सुंदर चेहरा जब उसने बनाया, तो उसको आपके जैसा दूसरा बनाने के लिए समय ही नहीं मिला। उसने इतनी अद्विता के साथ आपको गढ़ा, इतने यूनिकनेस के साथ आपको बनाया। तो इस भाव को जब हम समझते हैं ना, तब हमको अपनी अद्विता का, अपनी यूनिकनेस का पता चलता है। ये कहानी ध्यान से सुनना, इसके पीछे क्या है कि एक शेरनी जो है वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जंगल में विचरण कर रही होती है। उसी समय पे उस जंगल में एक शिकारी आता है और उस शेरनी के ऊपर तीर चलाता है, वो शेरनी मर जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो मरने से पहले एक शावक को जन्म देती है। वो शेर का बच्चा शावक उस जंगल में अकेला होता है, तभी वहां पर एक हिरणों का झुंड आता है। उस हिरणों के झुंड को उस शावक पे दया आ जाती है कि अगर हम इस शावक को छोड़ देंगे तो कोई जंगली जानवर आकर के इसको खा जाएगा, हम इसको अपने साथ रख लेते हैं, लेके चले जाते हैं। तो उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। वो जो शेर का बच्चा है शावक, वो हिरणों के साथ बड़ा होने लगता है, और क्योंकि वो हिरणों के साथ रहता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज किसके जैसे हो जाती है? वो हिरणों की तरह घास खाने लगता है, वो हिरणों की तरह इधर उधर उछल कूद करने लगता है, और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब वो शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है, तभी उस जंगल में एक दूसरी बड़ी घटना होती है कि वहां पर शेरों का झुंड उन हिरणों पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। अब जब वो शेरों का झुंड उन हिरणों पे आक्रमण करता है, तो सारे हिरण इधर उधर भागने लगते हैं, और उन हिरणों के साथ में वो शेर का बच्चा भी भागने लगता है, ठीक है। तो उन शेरों को ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ठीक है, हमें देखकर ये हिरण भाग रहे हैं तो देखकर समझ में आता है, लेकिन हमें देखकर ये शेर क्यों भाग रहा है? तो जो शेर होते हैं वो बोलते हैं कि उन हिरणों को जाने दो, उसको शेर को पकड़ करके लाओ, उससे पूछेंगे कि वो हमें देखकर क्यों भाग रहा है। उसको पकड़ करके लाते हैं और पूछते हैं कि तुम हमें देखकर क्यों भाग रहे हो? वो शेर का बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं क्या हूं, मैं तो हिरण हूं। तो उनको आश्चर्य होता है। फिर उसको वो लेकर के जाते हैं कहाँ? एक तालाब के किनारे, एक नदी के किनारे। क्यों लेकर के जाते हैं? ताकि उसका चेहरा उसको दिखा सके। उसका चेहरा उसको दिखाते हैं और पूछते हैं कि बता, तू तो शेर के जैसा दिख रहा है, तो तू शेर है कि क्या है? तू हिरण है कि शेर है? तो उसको उस दिन पता चलता है कि मैं क्या हूं, मैं तो शेर हूं। और उस दिन ना वो जोर से दहाड़ता है, वो उस दिन जोर से दहाड़ता है। वो हिरणों के साथ रहकर अपनी दहाड़ भूल गया होता है ना। तो ये जो कार्यशाला है ना, ये इसी दहाड़ को जगाने की कार्यशाला है, इसी युवावस्था को जगाने की कार्यशाला है, कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या हो, युवा हो, और आपका व्यक्तित्व जिस दिन हम ये जागते हैं ना, उसी दिन से हम अपने आप को अच्छा बनाने की तरफ अपना कार्य करने लगते हैं। सुपर 30 मूवी सबने देखी? सुपर 30 मूवी में हीरो कौन? असली हीरो कौन? आनंद कुमार, ठीक है, आनंद सर। तो वो आनंद सर को या ऋतिक रोशन जो भी, कहां पे उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और करना था, मैं जिस कार्य के लिए पैदा हुआ हूं ये कार्य नहीं है जो मैं कर रहा हूं। किस क्षण पे उसको एहसास होता है? बताओ, हाथ खड़ा करके ही बताना। सबने मूवी देखी ना? नहीं देखी है? जिसने देखी वो बताओ, किस जगह पर पे उसको आकर के एहसास होता है कि मैं इस कार्य के लिए नहीं हूं, मुझे कुछ और करना है। तभी वो फिर 30 बच्चों को लेकर के अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है? जाके मूवी देखना, फिर देख लेना कहां पे उनको एहसास होता है, ठीक है। वहीं पे इसको छोड़ देता हूं, आगे चलते हैं। तो अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पर्सनालिटी क्या होती है, और जो ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है ना। आप जानिए इसको कि ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, और आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इसको आप गढ़ रहे हो, है ना।
पेंसिल का जो मैंने एग्जांपल दिया उसको ध्यान से एक बार और समझना कि जब आप बच्चे थे तब आपको लिखने के लिए क्या थमाया गया था? क्यों? और जब बड़े हुए तो क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे थे तब आप पेंसिल से की हुई गलतियों को मिटा सकते थे। अब बड़े होने के बाद मिटा नहीं सकते, आपको काटना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बच्चे थे तब आपकी गलतियां माफ थी, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी गलतियां माफ नहीं है। इसकी सजा आप खुद भी भुगतते हो, इसकी सजा समाज भी भुगतता है, इसकी सजा आपके माता पिता भी भुगतते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको इन चीजों को ध्यान रखना। ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी। ये कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं मैंने आपको शेर की कहानी के माध्यम से बता दिया है। आपका व्यक्तित्व तो 3 माध्यम से बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, चिंतन, चरित्र और व्यवहार, जो आपने बता दिया है ना, कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही व्यवहार करते हैं और हमारा चरित्र वैसा ही बन जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यवहार वैसा ही बन जाता है, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं और हमारा चरित्र वैसा ही बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्या था? सोच, चिंतन। ठीक है, कि हमारा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोचते कैसे हैं। ठीक है, हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे मन पे कंट्रोल कितना है। साधना बताया ना डॉक्टर साहब ने, है ना, वो मन और कुछ नहीं है, वो साधना और कुछ नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करना है ना। उस कंट्रोल करने के लिए आप चाहे मेडिटेशन करो, चाहे अपने आप को एकांत में 10 मिनट का समय दो और सोचो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो साधना है ना। और ये कंट्रोल क्यों जरूरी है कि इसको एक माध्यम से समझना कि अगर आप एक रेस में बहुत सारे घोड़ों को दौड़ाते हो, उसमें से कितना घोड़ा जीतेगा? एक घोड़ा जीतेगा ना। उस घोड़े को मैंने फिर से दूसरे दिन दौड़ाया उसी ट्रैक पे, लेकिन वो घोड़ा नहीं जीता। बताओ क्यों नहीं जीता? नहीं, उसके साथ बाकी घोड़ों को भी दौड़ाया मैंने लेकिन वो नहीं जीता बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ घमंड हो गया। ये आंसर मेरे को हर जगह से मिलता है। ठीक है, घोड़े को घमंड हो सकता है। सोचो अब एक बार, घमंड किसको होता है? मनुष्य को होता है, क्योंकि उसने एजुकेशन लिया है। अब मेरे पास ज्ञान है इसलिए मुझे घमंड है। घोड़े को घमंड होगा? नहीं होता है। ठीक है, चलिए और कोई आंसर? दूसरे दिन मैंने उसी घोड़े को उसी ट्रैक पे दौड़ाया, फ्रेश दौड़ाया पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन वो नहीं जीता। क्यों नहीं जीता वो घोड़ा? प्रैक्टिस तो उसकी रोज होती थी, उसी अगले दिन ही दौड़ाया था मैंने उसको। हाँ, नहीं, वो सबसे तेज दौड़ता है ये नया आंसर मिला तो मुझे इसका तोड़ जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, वो सबसे तेज दौड़ता है हाँ, बताऊंगा मैं कैसे हारेगा, आप बताओ। सबसे तेज दौड़ता है लेकिन हारेगा वो। क्यों हारता है अब आपको बताना है चलिए बढ़िया है, उल्टा दौड़ना स्टार्ट किया होगा ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, वो घोड़ा इसलिए हारता है क्योंकि मैंने उसके ऊपर से घुड़सवार को हटा लिया था। ठीक है ना। अब जीतेगा क्या वो? उसको जिताने वाला कौन था? घुड़सवार था। उसको चाबुक मारने वाला कौन था? उसको डायरेक्शन देने वाला कौन था? तो मैंने घुड़सवार हटा दिया। अब वो जीतेगा क्या? अब उसको क्या पसंद है? घास खाना, चना खाना। उसको छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा वो? घास खाने जाएगा। तो घोड़ा भी वो घास खाने चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा मन है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम अपने मन को नहीं दिशा देंगे, तो इसको भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चल रही है। चाहे आप उसको मोबाइल बोलो, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया बोलो, चाहे फेसबुक बोलो, चाहे आज के युवाओं को परोसा जाने वाला नशे का जाल बोलो, ये सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल हमारे आसपास है, जो चाहे या अनचाहे हमारे आसपास है, और वो हमको पकड़ करके रखी हुई। होता है ऐसा? कितने लोगों का मन कर रहा है कि व्हाट्सएप में कुछ मैसेज देख ले और कुछ लोग देख भी रहे होंगे अभी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो ये कंट्रोल कहाँ है हमारा?
क्या मन पे कंट्रोल है कि नहीं है, ये सोचने की जरूरत है ना। क्योंकि हम लोग भी जब बड़े हुए तो हमारे पास में सब नहीं था, फिर भी हमने अच्छी जिंदगी जिए हैं। तो क्या इसकी जरूरत है कि मोबाइल हमको कंट्रोल कर रहा है, क्या हम इसको कंट्रोल कर, ये हमको सोचना है। मैं बता नहीं रहा हूं, हमको सोचना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये साधना है। ये साधना जो बोला गया ना, केवल इतना ही है कि अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है चिंतन। हम चिंतन कैसा करते हैं, उससे हमारा व्यवहार वैसा ही बनता है। व्यवहार के लिए केवल एक ही लाइन है कि आप दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है। ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए अपेक्षा रखते हो, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। और आपका चरित्र वैसा ही बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका भले ही उनकी वेशभूषा देखो, उनका चाहे वो चेहरे से सुंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उनको आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र हमारे लिए श्रेष्ठ है, आदर्श है ना। जब विदेशों में वो जाते थे तो उनको विदेशी ये देख करके बोलते थे कि स्वामी जी आप इतने अच्छे लेक्चर देते हो, इतने बढ़िया भाषण देते हो, तो आप ये कैसे वस्त्र पहन करके आ जाते हो? साफा लगा करके केसरिया कलर का वस्त्र लपेट लेते हो। आपको तो सूट बूट पहनना चाहिए, आपको टाई पहनना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला, तो वो एक ही लाइन में आंसर देते थे कि इन योर कंट्री टेलर्स मेक्स द मैन। आपके देश में जो दर्जी है वो आपको बनाता होगा, बट इन अवर कंट्री अवर कैरेक्टर मेक्स द मैन। लेकिन हमारे देश में हमारा चरित्र जो है वो हमको बनाता है। तो ऐसे चरित्र के लिए हमारा देश जाना जाता था, और ऐसा ही चरित्र हमको भी बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, जिसको देख करके लोग आपको आदर्श समझने की कोशिश करें। तो ये है चिंतन, चरित्र, व्यवहार। ज्यादा हम लोग और विषय को नहीं लेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं जितना बोलूं उतना हम कम पड़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपके साथ और करना चाहूंगा। एक स्वावलंबन का एग्जांपल जो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वावलंबी हमको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्वावलंबी? आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया? वेरी गुड। जैसे भी हो, चाहे ट्यूशन लेते हो, चाहे कुछ करते हो, चाहे 1,000 कमाते हो, चाहे 2,000 कमाते हो, चाहे 5,000, 10,000, अर्निंग करना स्टार्ट कितने लोगों ने किया? नहीं किया है। देख लो आप लोग, है ना, एक दो लोग का ही हाथ यहां से उठा था। तो क्यों नहीं कर सकते हम? क्या ट्यूशन पढ़ा करके अर्निंग नहीं कर सकते? अभी कर सकते हैं। ये सोचने की जरूरत है, क्या हम अपने पैरों पे जितने जल्दी हो सके खड़े हो सकते हैं? नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक बॉय में से कोई एक आ जाओ तो यहाँ पे वॉलंटियर मेरे पास, जल्दी से कोई भी एक, जल्दी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। क्या नाम है आपका? युगल किशोर। वेरी गुड। चलिए, मेरा हम साथी आ गया यहाँ पे, युगल किशोर, ठीक है। तो युगल, आपको ये करना है कि स्वावलंबन हम इनको सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ये एज इट इज जैसा मैं बोलूंगा, ठीक है। आप उस दीवार के साइड में आपको खड़ा होना है, यहां पर अपने बाएं हाथ को और बाएं पैर को दीवार से चिपका कर, ठीक है। बाएं हाथ और बाएं पैर को चिपका करके दीवार से खड़े हो जाइए, और आपको करना केवल इतना है कि आप उसको दोनों को दीवार से चिपकाए रख करके, पैर को भी चिपकाइए थोड़ा और, हाँ, दोनों को चिपका करके अब आपको केवल दाहिने पैर को उठाने की कोशिश करना। दाहिने पैर को उठाने की कोशिश करना, कोशिश करो। उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है ना। ये भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो आप बोलोगे कि जो चुंबकीय शक्ति है दीवार ने उसको चिपका करके रख लिया है ना। लेकिन ये प्रकृति का आपको संदेश है कि आप जब तक डिपेंडेंट हो तब तक आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं। जब तक आप डिपेंडेंट हो तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपका एक पैर चिपका हुआ है तो आप दूसरा पैर उठा भी नहीं सकते। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। चाहे वो पैसे के मामले में बोलो, चाहे वो घर में जितने हम काम खुद से कर सकते हैं उसके लिए बोलो, वो करिए आप लोग, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। स्वावलंबन बहुत जरूरी है। थैंक यू युगल। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा।
तो ये वो था कि जो व्यक्तित्व है वो आपकी इन सब चीजों से बनता है, आपके स्वावलंबी होने से बनता है, आपके पॉजिटिव थिंकिंग से बनता है, आप जो सोचते हो उससे आपका व्यक्तित्व बनता है ना। आप स्वाध्याय करते हो कि नहीं उससे आपका चिंतन बनता है। चिंतन कहां से बनता है? जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें हम सुनते हैं, जिसके सानिध्य में हम रहते हैं, वहां से हमारा चिंतन बनता है। कितने लोग यहां पर अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं रोज? वेरी गुड। आप अपना परसेंटेज देखिएगा, 65% युवाओं में ये परसेंटेज देखिएगा जो युवा काम करते हैं। कितने लोग रोज मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं यूट्यूब की रोज? चलेगा। स्वाध्याय की यही सब पार्ट है ना। चाहे आप उसको सुनो, चाहे आप उसको पढ़ो, लेकिन अच्छी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करो। ठीक है? क्यों स्वाध्याय जरूरी है, इसको भी आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है? कि आप रोज, आप मान लो किसी सड़क पे जा रहे हो और अब वहां पे एकदम कोयले का खदान है। ठीक है? आप घर से निकले एकदम नहा धो के और उस कोयले के खदान में गए और आपका पूरा चेहरा जो है वो काला हो गया। घर आके क्या करोगे आप? साफ करोगे पानी से। ठीक है? क्यों साफ करोगे? क्योंकि आपको शुद्ध करना है। ठीक है? और अब आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनके होने से आपके व्यक्तित्व अच्छा नहीं बन पा रहा है, बुरे विचार, तो आप उनको हटाना है। तो आप कैसे करोगे? पानी शुद्ध होने से जाएगा? नहीं जाए। तो आपको ये स्वाध्याय वाला पार्ट करना पड़ता है। आपको अच्छी चीजें पढ़नी पड़ती है, आपको महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी पड़ती है ना। आपको अच्छे लोगों के वीडियोस देखने पड़ते हैं, आपको अच्छे लोगों को सुनना पड़ता है। ठीक है? तब जाकर के आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा कर सकते हो। तो ये है स्वावलंबी बनना और स्वाध्याय का महत्व। एक आखिरी हम पॉइंट लेते हैं और यहां पर इस कार्यशाला को एंड करेंगे, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है वो? पॉजिटिव थिंकिंग। किसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग? सकारात्मक सोच किसको बोलते हैं? हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हो बस। किसको बोलते हैं सकारात्मक सोच? छोटा सा कोई एक आप दे दीजिए डेफिनेशन, चलेगा। जैसा आपको लगता है कि ये सकारात्मक सोच इसको बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग? हाँ, जहाँ पर नहीं आता है वैसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे यू कैन डू इट तो ये पॉजिटिव है, यू कैन नॉट डू इट तो नेगेटिव है। और इसी के अंतर्गत जैसे कई अलग अलग व्यवहार आते हैं जहाँ मतलब हमको नेगेटिव जहाँ नहीं दिखाई दिया उसको डायरेक्ट इग्नोर करना है और उसको पॉजिटिव वे में लेना, चाहे वो चीज संभव हो चाहे ना हो, उसको पॉजिटिव वे में ही लेना है। एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम बढ़िया डेफिनेशन। आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल के लिए ताली बजाओ तो एक बार जोरदार, है ना। एकदम बढ़िया डेफिनेशन बताई है इसने और वो सही भी है। उसी को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है? आप एक रास्ते में जा रहे हो, डॉक्टर साहब मोमबत्ती जलाई ना। आप एक रास्ते में जा रहे हो और उस रास्ते में आपको दो मूर्तियां मिलती है, एक मूर्ति राम की है, एक मूर्ति रावण की है। ठीक है? दोनों मूर्ति लकड़ी की बनी है। आपको एक ही मूर्ति उठानी है, कौन सी मूर्ति उठाओगे? राम की। आप फिर से रास्ते में आगे जाते हो, आपको फिर से दो मूर्तियां मिलती है, एक मूर्ति राम की है, एक मूर्ति रावण की है। जो मूर्ति राम की है वो लकड़ी की है, जो मूर्ति रावण की है वो सोने की है। आपको एक मूर्ति उठानी है, कौन सी उठाओगे? मैं भाग जाऊंगा तो बस ये कहानी, ये राम और रावण में से किसी एक मूर्ति को चुनना, ये पॉजिटिव थिंकिंग। कब? ये राम और रावण की मूर्ति नहीं है, ये हमारे जीवन की यात्रा है कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो आपको हमेशा खुशियां नहीं मिलती, आपको क्या मिलेगा? दुख भी मिलते हैं। हमेशा अच्छा ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, हमारे साथ बुरा भी होगा। तो दोनों चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है, दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। दुख आया है तो दुख भी जाएगा और सुख आया है तो सुख भी जाएगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना। तो ये चीजें आपको विद्यार्थियों के अंदर भरनी है।
समझ में आ रहा है? और इस मोमबत्ती को याद रखना, ये आपकी उस ये मोमबत्ती जो है वो आपकी उस पॉजिटिव थिंकिंग का प्रतीक है, ये आपकी पर्सनालिटी का प्रतीक है, ये आपके युवा होने का प्रतीक है कि ये मोमबत्ती जल रही है तो किसके कारण जल रही है? किसके कारण जल रही है? हाँ आंसर दो, किसके कारण जल रही है? मोम के कारण जल रही है ना? कुछ लोगों ने सही आंसर दिया कि ये जो मोमबत्ती है ये मोम के कारण जल रही है ना? और इसको अगर मैं और किसी तरीके से बोलूं तो ये मोमबत्ती तभी तक जल रही है जब तक इसके अंदर सकारात्मक विचार है, जब तक इसकी सोच सकारात्मक है, जब तक ये युवा है। ठीक है? अगर इसकी सोच नकारात्मक होती है तो देखेंगे इसके साथ क्या होता है। मैं इसको केवल उल्टा कर रहा हूं। ठीक है? किसने बुझाया इसको? खुद मोम ने बुझाया। ठीक है? तो आपके अंदर जब तक सकारात्मक सोच है तब तक आप जल रहे हो, आप प्रकाशित कर रहे हो। और जब आपके अंदर नकारात्मकता आती है तो आपको बुझाने वाला भी कोई और नहीं, कौन होता है? आप खुद होते हैं। ठीक है? तो इस विचार के साथ में इसको मैं यहीं पर एंड करता हूं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हम यहाँ पर आपको कितना भी लेक्चर दे लें, लेकिन आप खुद से अपने प्रति जागृत तब तक नहीं होते जब आप खुद ना चाहें। ठीक है? तो ये हमको आपको सोचना है। हमारी इस कार्यशाला से अगर 5 लोग या एक भी परिवर्तित हो जाता है और एक भी आगे जो एक यहाँ पे एक मैंने एक शुरुआत हमने यहीं से की थी कि दिया क्या होता है और दिया के बारे में मैंने बताया था, और एक ऐसी स्लाइड से हम लोग एंड भी कर रहे हैं। क्यों इस स्लाइड से एंड कर रहे हैं, कौन बताएगा? इस स्लाइड के साथ में हम इस कार्यशाला को एंड करते हैं, क्यों कर रहे हैं, जल्दी से देख के बताओ। एक तो ये मूर्ति दिख रही, क्या मूर्ति थोड़ी सी अनगढ़ थी पहले, अब मूर्ति थोड़ी सी निखर गई है। हो सकता है इस कार्यशाला के बाद आप लोग कुछ तो निखर गए होंगे। ठीक है? कुछ नहीं निखरे होंगे। ठीक है? हो सकता है। तो क्या, हाँ, उसके अलावा एक आंसर और है, वो ढूंढ के बताओ जल्दी से। एक्सीलेंट, ताली बजाओ तो इनके लिए जोरदार। खड़े हो, खड़े हो ना, जिसने कहा खड़े हो जाओ जल्दी से, और आंसर अच्छे से दीजिए। हाँ हाँ, एक्सीलेंट, एक बार और ताली बजाओ जोरदार। कि हमने ना बहुत सारे लोगों के बारे में आपको बताया कि आप इसके जैसा बनो, इसको प्रेरणा मानो, इसको प्रेरणा स्रोत मानो, है ना? लेकिन एक जगह हमने आपके लिए खाली छोड़ के रखी कि जब हम अपनी अगली कार्यशाला में जाएं तो एक फोटो आपकी भी लगा करके रखें। ठीक है? तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो, और ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और बदील जी को भी, जिन्होंने मेरे एक निवेदन पे उन्होंने, ये तो दुर्ग से आए हैं, मैं प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चापा में वेलफेयर ऑफिसर हूँ, और उनको एक निवेदन किया कि हमारा कार्यशाला कराइए बच्चों के लिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप जब बोलेंगे मैं करवा दूंगा। मैं बहुत बहुत इस मैनेजमेंट के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने हमारी निवेदन को स्वीकार किया। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हुआ होगा। मैं राम शर्मा आचार्य जी से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा है शिक्षा और विद्या में एक वाङ्मय लिखा है। उन्होंने कहा है बेटा, जब शिक्षक बनता है तो शिक्षक बनने के लिए 2, 3, 4 परीक्षाएं देनी पड़ती है। आपको देनी पड़ती होगी, आपको 1-2 परीक्षा पास करनी पड़ती होगी, लेकिन आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि आपको हर हमेशा आपको परीक्षा देनी पड़ती रहेगी, क्योंकि आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो आपका आपका चाल ढाल रहन सहन, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप समाज में क्या कर रहे हैं, तो हमको
अनुशासित जीवन जीना पड़ता है जब शिक्षक बन जाते हैं। जब मैं योग शिक्षक भी हूँ, इसीलिए मेरे को बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भी बीमार हो जाता हूँ तो मेरे को बोलते हैं, अरे ये तो योगा वाले कैसे बीमार हो गए भाई।